हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैंने अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए यानी बीएड और डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टीचिंग के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, टीचिंग का जो महत्वपूर्ण जितना भी क्राइटेरिया होता है, जितनी लेसन प्लान से रिलेटेड उसके अलावा माइक्रो स्किल से रिलेटेड या फिर विभिन्न प्रकार के विषयों की टीचिंग में, जैसे सोशल साइंस टीचिंग में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, उन सारी चीज़ों की क्लासेस जो है आप लोगों के लिए कराया हूँ। और इन क्लासेस को मैं आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ। अगर जो स्टूडेंट इन क्लासेस को शुरू से देख लेगा तो उसको टीचिंग से रिलेटेड बीएड और डीएलएड में जो कुछ भी समस्या रहेगी उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम लोगों ने देखिए टीचिंग की जो है अब लगभग जो है 16 क्लासेस कर ली हैं, और 16 क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को एक-एक तरीके से अध्ययन किया है, और मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये क्लासेस देखिए आप लोगों के लिए इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बीएड और डीएलएड करने का सबसे मेन मकसद होता है कि अपने आप को एक अच्छा शिक्षक के रूप में बनाना। तो आप अगर अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टीचिंग अच्छे से आनी चाहिए, और अगर आपको टीचिंग सही से नहीं आएगी तो आप किसी भी स्कूल में अगर मान लीजिए टीचर बन जाते हैं तो आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो आपको खुद अपने मन से या अपने अंदर से ही ऐसा फील होगा कि आप कुछ कमी कर रहे हैं या बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा शिक्षक बनने के लिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो सब विषयों को कैसे पढ़ाया जाता है सोशल साइंस का, मेनली देखिए मैं आप लोग को इस पर सोशल साइंस टीचिंग से संबंधित चीज़ों को बताऊंगा, और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड लेसन प्लान भी आप लोग को बताऊंगा। आप लोग देखिए इन सारी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखा करिए, इसका नोट्स बना लिया करिए। अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आया करे, अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए करिए, जिससे इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें और उनकी अगर जो भी कमियां हो टीचिंग से रिलेटेड उसको भी वो पूर्ण कर सकें। इसके अलावा देखिए मेरे इस चैनल का स्टडी विद दीपक कुमार सर के नाम से एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आप लोगों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएड की पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आप लोग इन क्लासेस को करते रहिए, और आप लोग मेरे ऐप्स पर उपलब्ध जो है कोर्स हैं पुलिस से संबंधित, रेलवे से, एसएससी से, इसके अलावा और भी जैसे एएनएम जीएनएम का जो कोर्स होता है उसके जो है जो कोर्स उपलब्ध हैं, और ये सारे कोर्स जो है बहुत किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध हैं। इनकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए उसमें मुफ्त पे उपलब्ध है। बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लोग एक बार इस ऐप्स को डाउनलोड करिए। इसका जो लिंक है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया रहता है। और रही बात पीडीएफ की, जितनी क्लासेस मैं अभी करवा रहा हूँ, पिछले साल जो है मैं इन क्लासेस की पीडीएफ नहीं दे पा रहा था। तो अब क्या है कि मैं अभी जो भी क्लासेस करवाता हूँ 10-12 क्लासेस जब हो जाती हैं तो उसकी पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है। आप लोग उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ प्राप्त करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिए क्लास को शुरू किया जाए। और आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र शिक्षण, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम लोगों ने 3 विषयों के शिक्षण के बारे में अध्ययन कर लिया है। ये सामाजिक विज्ञान का चौथा विषय है जिसको अर्थशास्त्र शिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र शिक्षण किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या महत्व है। हाँ देखिए, हम लोग टीचिंग का अध्ययन कर रहे हैं। टीचिंग को शिक्षण या अध्यापन के नाम से भी जाना जाता है, और हमारी आज की टीचिंग की क्लास का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र शिक्षण है, यानी टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक विषय की शिक्षण को किस तरीके से किया जाता है और इकोनॉमिक्स विषय के शिक्षण का क्या महत्व है, इसके लिए कौन कौन से जो है टीएलएम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को धन, उत्पादन, उपभोग, वितरण, बाजार, मांग और आपूर्ति, राष्ट्रीय आय और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान दिया जाता है तथा उनमें आर्थिक समझ विकसित की जाती है। इसका मतलब अगर कहा जाए कि इस विषय को पढ़ाने का, अध्ययन कराने का, शिक्षण कराने का जो मेन मकसद होता है, अपने क्लास के विद्यार्थियों को अपने देश की अर्थव्यवस्था से बेहतर तरीके से परिचित कराना और उसका ज्ञान प्रदान करना। सरल शब्द में इसको देखिए क्या कहा जा सकता है कि मानव की आवश्यकताओं, संसाधनों
और धन के उपयोग का ज्ञान कराना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा एक दो विद्वानों के द्वारा दी गई है। जैसे अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इसकी परिभाषा क्या दी गई है कि अर्थशास्त्र जो है मानव के सामान्य जीवन के कार्यों का अध्ययन है जो धन से संबंधित, यानी करने का मतलब यह है कि मानव अपने सामान्य जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है और वो कार्य धन से रिलेटेड होता है तो उसी का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। रॉबिन्स के द्वारा देखिए क्या कहा गया कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं का अध्ययन है। इनका कहना है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन उन असीमित आवश्यकताओं को सीमित धन के द्वारा किस तरीके से मैनेज करके पूर्ण किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, उपयोग किया जाए, तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र शिक्षण का देखिए उद्देश्य क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र शिक्षण को किस तरीके के किस उद्देश्य के तहत पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। जैसे हर विषय के अध्ययन का 3-4 उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक और मूल्यात्मक उद्देश्य। तो उसी तरीके से इस विषय का भी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ज्ञानात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण का क्या है कि आर्थिक अवधारणाओं का ज्ञान कराना, यानी अपने विद्यार्थियों को, अपने देश के जो स्टूडेंट हैं उनको आर्थिक अवधारणाएं क्या होती हैं, यानी इकोनॉमिकल कंसेप्ट क्या होते हैं, उनकी जानकारी प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद मांग और आपूर्ति की समझ विकसित करना, यानी पूरे समाज में जो कुछ भी अर्थव्यवस्था चलती है या आर्थिक क्रियाएं देखी जाती हैं वो मेनली मांग और आपूर्ति से ही संबंधित होती है, यानी जिस चीज़ की मांग होती है उसी की आपूर्ति कराई जाती है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जो है कड़ी मानी जाती है। इसके अलावा बैंक, बाजार और व्यापार की जानकारी प्रदान करें, यानी बैंक क्या होते हैं, व्यापार क्या होता है और बाजार क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जो है बच्चों को जानकारी प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए क्या होता है कि आर्थिक समस्याओं को समझना, यानी आर्थिक समस्याएं किस प्रकार से आती हैं, आर्थिक समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, इनकी अच्छी तरीके से उनको समझ स्थापित करना। उसके बाद देखिए दूसरा बोधात्मक उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की तर्क शक्ति क्षमता को विकसित करना। और तीसरा उद्देश्य होता है कि उनके अंदर निर्णय क्षमता को विकसित करना, यानी अच्छे तरीके से निर्णय कैसे लिया जाता है इस तरीके की जो क्षमता उनके अंदर डेवलप करना। इसके बाद देखिए इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो देखिए कौशलात्मक उद्देश्य है। और कौशलात्मक उद्देश्य में देखिए पहला क्या हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी विभिन्न प्रकार के जो डाटा दिए रहते हैं उनका किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए, इसकी उनके अंदर जो है योग्यता विकसित करना, उनको इस योग्य बनाना। इसके बाद देखिए ग्राफ को पढ़ना, यानी विभिन्न प्रकार के जो ग्राफिकल डाटा दिए रहते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ के उसको जानकारी पर इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसका उपयोग करना, अपने समय में भविष्य में विभिन्न प्रकार के जो डाटा के आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको समझने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना। इसके अलावा बजट बनाना, जैसे देखिए हर लोग, हर सरकारें, हर व्यक्ति जो है अपना बजट बनाता है, तो एक स्टूडेंट के लिए भी बजट अच्छे तरीके से कैसे बनाना चाहिए, बजट के अनुसार कैसे अपने आप को ढालना चाहिए, बजट के अनुसार अपना सारा काम कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को उसके योग्य बनाना। और फिर उसके बाद देखिए मूल्यात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि बचत की आदत विकसित करना, यानी देखिए अर्थशास्त्र विषय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है किसी भी चीज़ को में प्रॉफिट होना, यानी आप अगर कोई कार्य कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो तो आपको उसमें बचत होनी चाहिए, तो इसलिए बचत की आदत विकसित करना। संसाधनों का सही से उपयोग करना, यानी कोई भी संसाधन अगर किसी के पास हैं तो उसको कैसे संतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर सकेगा, ये चीज़ जो है इसके मूल्यात्मक उद्देश्य में आती है अर्थशास्त्र शिक्षण की। इसके अलावा तीसरा जो होता है जिम्मेदार उपभोक्ता भी बनाना, यानी आप बहुत सारी चीज़ों को उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उन चीज़ों को उपभोग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप उन सब वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो या किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हो, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की जो है ठगी होती है, आपके साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी होती है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मूल्यात्मक उद्देश्य में शामिल किया जाता है और इसके योग्य बनाया जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण की विशेषता क्या होती है। अर्थशास्त्र शिक्षण देखिए पहली विशेषता क्या है कि यह व्यवहारिक और जीवनोपयोगी विषय है, यानी इस विषय का जो है नॉलेज होने से आप अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन में आर्थिक
गतिविधियों से संबंधित जो कुछ भी कार्य होंगे वो अच्छे से सुचारू तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए दैनिक जीवन से संबंधित होता है। इसमें देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, यानी आप रोज़ कुछ न कुछ सामान खरीदते हो, कहीं आते हो, जाते हो, सामान ले आते हो, बहुत सारी चीज़ों को दुकान से खरीद के अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हो। तर्क और विश्लेषण पर आधारित विषय है। इसमें विभिन्न प्रकार के तर्क और विश्लेषण से संबंधित जो है कार्य करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा यह आर्थिक जागरूकता बढ़ाता है, यानी किसी स्टूडेंट को, किसी भी जो है बालक को आर्थिक रूप से अवेयर करता है, इकोनॉमिकल अवेयरनेस उसके अंदर डेवलप करता है। इसके बाद निर्णय क्षमता विकसित करता है, विभिन्न प्रकार के डिसीजंस को कैसे लिया जाए, इकोनॉमिकल डिसीजन किस तरीके से लिए जाए, इसके योग्य उन्हें बनाता है। और गणित और आंकड़ों का प्रयोग करना भी सिखाता है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, डाटा को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे अरेंज किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें की जाती हैं, इसलिए इसकी एक ये भी विशेषता है। अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ, जैसे हर प्रकार के शिक्षण की प्रमुख विधियाँ होती हैं, और ख़ास करके सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक विधि काफ़ी प्रचलित है जिसको हम लोग लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि कहते हैं। तो वो विधि इस विषय के शिक्षण में भी इस्तेमाल की जाएगी। तो देखिए इसकी पहली शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक क्या करता है कि अपने विषय को छात्रों को अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ाता है, उनके जो कुछ भी डाउट रहते हैं उनको क्लियर करता है, और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाते हुए पढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मांग और आपूर्ति की व्याख्या करना। अगर मान लीजिए क्लास में बच्चों को जो है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ाना है, तो वो उनको हर चीज़ को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताएगा, उनको उदाहरण देकर समझाएगा, तब जाके बच्चों को वो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। दूसरी विधि देखिए इसमें इस्तेमाल की जाती है चर्चा मेथड, डिस्कशन मेथड, यानी विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर छात्रों से बातचीत करना। इससे क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो किसी भी विषय को समझाने में टीचर को समस्या नहीं आती। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, महंगाई के कारण टॉपिक पर स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कशन करते हैं। तीसरी विधि देखिए इसमें प्रयोग की जाती है परियोजना विधि, यानी छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और छात्र उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जो है बहुत सारे स्रोतों से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इससे उनका नॉलेज बढ़ता है, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। जैसे देखिए किसी स्टूडेंट को दे दिया गया कि परिवार का बजट बनाना, तो अपने परिवार के जितने भी मदों पे खर्च होता है उन सारी चीज़ों का वो डाटा कलेक्ट करेगा, और उससे रिलेटेड जो है एक मंथली प्रोजेक्ट बना कर देगा परिवार के जो है खर्च का या परिवार के बजट का। इसके बाद फिर देखिए अगली जो विधि प्रयोग की जाती है वो होती है समस्या समाधान विधि, यानी किसी भी आर्थिक समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस तरीके से बच्चों को बताना और समझाना। फिर उनको जब जब किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा तो उसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। देखिए आर्थिक समस्या हल करना, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सीमित आय में खर्च कैसे करें। अगर मान लीजिए आपकी कोई ज़रूरत है और आपके पास आय कम है, तो आप अपने बहुत से ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होंगी जिनको रोक कर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होगी उसको करना होगा, तो उसमें आपके पास आय सीमित होगी, तो उसी तरीके से आपको कैसे बैलेंस करना है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास ज़रूरतें ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है, तो आपके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको पहले करना पड़ेगा, और जो चीज़ें सेकेंडरी होंगी उनको थोड़ा बाद में करना होगा। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट को बेहतर तरीके से टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। इसके बाद देखिए चार्ट और ग्राफ विधि। चार्ट और ग्राफ विधि का देखिए इसमें प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा का इस्तेमाल होता है। तो डाटा का प्रयोग करने के लिए, डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए चार्ट और ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ग्राफ और आंकड़ों का प्रयोग, उदाहरण के लिए देखिए जैसे डिमांड कर्व के बारे में पढ़ाना है, यानी वांग वक्र के बारे में पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों को जो है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि डाटा से संबंधित बहुत सारे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल देखिए बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं। ठीक, अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण में जो सहायक सामग्री इस्तेमाल की जाती है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो चार्ट होता है, यानी विभिन्न प्रकार के चार्ट को बनाकर उस पर बहुत सारी चीज़ों को दर्शा के छात्रों को समझाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए ग्राफ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिकल डाटा अर्थशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आंकड़े निकालने होते हैं। समाचार पत्रों में बहुत सारी जो है
करंट से संबंधित या समसामयिकी से संबंधित जो घटनाएं दी गई रहती हैं, उनको समाचार पत्र के माध्यम से छात्रों को समझाना, बताना कि कौन-कौन सी देखिए योजना, परियोजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अपने देश में आरबीआई के द्वारा कौन-कौन से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होती है। विश्व में अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दौर से गुज़र रही है, ये सारी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से करंट इवेंट के रूप में बताई जाती है। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार किए जाते हैं और उन मॉडल के माध्यम से स्टूडेंट को क्लास में समझाया जाता है। इसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड लिखा है। ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी देखिए टीचिंग का पार्ट होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आपकी चॉक हो गई, डस्टर हो गई, क्लास में बेंचेस वगैरह हो गई, ये सब क्या है कि आपके एक क्लासरूम का पार्ट होता है ऑलरेडी। अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण का उदाहरण, जैसे हर विषय का देखिए पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना होता है। इसलिए देखिए मैंने अभी शुरू में कुछ क्लासेस में करवाया था आप लोगों को कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स। तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स में मैंने आप लोगों को 8-9 स्किल्स के बारे में पढ़ाया है, जिसमें सबसे पहले जो स्किल्स है वो उद्देश्य लेखन, यानी आप किसी भी विषय को पढ़ाने जा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय पढ़ाना है। अर्थशास्त्र में पढ़ाना क्या है, डिमांड टॉपिक यानी मांग। तो मांग को पढ़ाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र विषय हमारे जो है सरकारी विद्यालयों में क्लास 9 से शुरू होता है। तो क्लास 9 में सबसे पहले आपको डिमांड पढ़ाना है। तो डिमांड पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए काम क्या किया जाता है कि प्रस्तावना निकलवाई जाती है, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके आप जो नया चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसको कनेक्ट कराना, उससे उनको जोड़ना। जैसे देखिए प्रस्तावना में शिक्षक प्रश्न पूछेगा कि आप बाजार क्यों जाते हैं, तो बच्चे उसका उत्तर देंगे। फिर उसके बाद वस्तुएं क्यों खरीदते हैं, तो वस्तुएं क्यों खरीदते हैं इसका जवाब देंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से जुड़ जाता है और उसके अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट जागृत होता है, और फिर उसके बाद टीचर जो है उस चीज़ को पढ़ाना शुरू करता है। तो टीचर प्रस्तुतकरण करेगा कि मांग का अर्थ समझाएगा, तो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता को मांग करते हैं, यानी अब टीचर एक एक करके सारी चीज़ों को बच्चों के सामने पढ़ाएगा, उनको समझाएगा, बताएगा और उस पे उदाहरण का भी प्रयोग करते जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए क्या है, यदि किसी छात्र को किताब चाहिए और उसके पास पैसे हैं तो वह किताब खरीदेगा, यही क्या कहलाता है, मांग। यानी वो अपने स्टूडेंट को समझाएगा कि आप लोगों को किताब और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो किताब और कॉपी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या जाते हैं, बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में किताब की दुकान पर आप जाके उस कॉपी और किताब को खरीदते हैं, उसके बदले में आप दुकानदार को पैसे देते हैं। तो आपने पैसा दिया और किताब कॉपी आपको दुकानदार ने दिया, इसका मतलब कि आपने जो है मांग की, दुकानदार ने आपकी आपूर्ति की, बदले में उसको आपने भुगतान किया। तो यही सारी चीज़ें जो क्या कहलाती हैं, मांग और आपूर्ति। तो ये चीज़ें टीचर बच्चों को समझाएगा। उसके बाद फिर देखिए कुछ एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी में जैसे क्या होगा कि टीचर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा, यानी जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया तो उनसे बच्चों से प्रश्न पूछेगा कि ये चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही हैं कि नहीं। जैसे किसी वस्तु की मांग सबसे ज़्यादा है, किस वस्तु की मांग सबसे ज़्यादा है, तो बच्चों को जब बताया जाएगा तो बच्चे उसको बताएंगे। उसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे ग्राफ बनाकर मांग वक्र को दिखाएगा क्लास में। इसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, तो मूल्यांकन में जब जो चीज़ें टीचर के द्वारा पढ़ाई गई रहती हैं सारी चीज़ें, उसी को मूल्यांकन प्रश्न में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए मांग क्या है, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मांग किन पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर क्या करेगा टीचर, गृह कार्य देगा। जैसे मांग के 3 उदाहरण देखें, यानी सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, और उस होमवर्क में बच्चे आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के बाद घर से लिखकर लाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अर्थशास्त्र शिक्षण किया जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांत, जिस तरह से हर विषय का सिद्धांत होता है उसी तरह से इस शिक्षण का भी सिद्धांत होता है। और सबसे पहला सिद्धांत देखिए किसी भी विषय को पढ़ाने का क्या होता है कि सरल से कठिन, यानी पहले सरल चीज़ों को पढ़ाया जाए, उसके बाद कठिन चीज़। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो सिद्धांत होता है ज्ञात से अज्ञात, यानी पहले ज्ञात चीज़ों को पढ़ाया जाए और उसके बाद फिर अज्ञात चीज़ों को। तीसरा जो सिद्धांत होता है ठोस से अमूर्त, यानी पहले ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाए जिसको बच्चों को दिखाया जा सके या जिससे उनकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कराया जा सके, और फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाए उन्हीं के आधार पर जो चीज़ें बच्चे जो है देख नहीं पाते हैं, जो चीज़ें अमूर्त रूप में है। इसके बाद फिर देखिए अगला सिद्धांत क्या है कि जीवन से संबंध, यानी जो चीज़ें बच्चों को बताई जाएँ, समझाई जाएँ, उनके डेली लाइफ से जोड़ कर बताएं, यानी जो चीज़ों को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, देखते हैं,
उनसे जोड़ के जब किसी चीज़ को बताया जाएगा तो उस चीज़ को समझने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद क्रिया द्वारा सीखना। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं हर विषय में जिसको खुद से करके सिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार का कोई डाटा है, कोई कैलकुलेशन करना है या लाभ-हानि निकालना है, तो आप जब मुँह ज़ुबानी बताएँगे तो चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। लेकिन बच्चों को आप जब खुद कहेंगे कि आपको इस तरीके का जो डाटा दिया गया है, इसको सॉल्व करके इसका करेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, तो बच्चे उसको सॉल्व करेंगे तो उनको उस चीज़ को करने खुद से आ जाएगी। ठीक? अब देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण का महत्व, यानी ये शिक्षण किस लिए किया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला देखिए ये जो है आर्थिक ज्ञान प्रदान करता है, यानी इस विषय के शिक्षण से स्टूडेंट को अच्छे तरीके से आर्थिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य इसका महत्व क्या है कि बचत की आदत विकसित करता है। अगर किसी स्टूडेंट को अर्थशास्त्र अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो उसके अंदर बचत की क्या करेगा, आदत विकसित करने में मदद करता है। यानी बच्चा जो है बचत का महत्व समझ जाएगा और हर चीज़ में बचत करना सीखेगा। इसके बाद फिर देखिए सही निर्णय लेना सिखाता है, यानी किस तरीके से अच्छा डिसीजन लिया जाता है, ये चीज़ भी अर्थशास्त्र विषय अच्छे तरीके से पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ें कर पाता है। जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, यानी देखिए जो व्यक्ति लापरवाह होता है उसके जीवन में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है तो वो अपने जीवन में आने वाली हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए काम कर लेता है। और आर्थिक समस्याओं की समझ स्थापित, यानी आर्थिक समस्याएं किस तरीके की होती हैं, आर्थिक समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, उनको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करके आगे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस विषय के अंतर्गत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं, पढ़ा दी जाती हैं और इसका उपयोग जो है छात्र अपने जीवन में करते हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष, कि अभी तक हम लोगों ने जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अर्थशास्त्र शिक्षण के बारे में अध्ययन किया, तो ये अर्थशास्त्र शिक्षण का कंक्लूजन देखिए क्या है कि अर्थशास्त्र शिक्षण जो है विद्यार्थियों को आर्थिक जीवन, संसाधनों के उपयोग, धन प्रबंधन की अच्छी प्रकार से समझ प्रदान करता है। यानी अपने जीवन में किस तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया जाए, कैसे धन का प्रबंधन किया जाए, इसकी बेहतर तरीके से उनके अंदर समझ विकसित करता है। यह उन्हें तर्कशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाता है, यानी उनको कैसा बनाता है कि एक तर्कशील व्यक्ति, एक तर्कशील नागरिक, जागरूक नागरिक और जिम्मेदार नागरिक। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण विषय जो है अर्थशास्त्र, उसके शिक्षण के बारे में अध्ययन किया और मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। रही देखिए इन सारे विषयों की आप लोगों को पाठ्य योजना कैसे बनानी है, तो उसको मैं आप लोगों को आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ किसी स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए लेसन प्लान के माध्यम से दिखाऊंगा और समझाऊंगा और आप लोगों को भी अपने जो है कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में उसी तरीके के लेसन प्लान बनाने चाहिए। देखिए ऐसे लेसन प्लान बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल होगा, जिसको किसी भी स्टूडेंट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग देखिए इस शिक्षण में एक क्लास और करेंगे भाषा शिक्षण का, और भाषा शिक्षण के बाद फिर मैं आप लोगों को पाठ्य योजना लेसन प्लान वाला ही क्लासेस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उसके कमेंट के माध्यम से जो कुछ भी जो है चीज़ें बताने लायक रहेंगी मैं उनको पूरी तरह से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे, आप लोग के उपयोगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।